بدلता है रंग आसमां कैसे कैसे। आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली का 16वां इजलास था जिसमें 302 नौ मुंतखब अरकान ने हल्फ उठाया। ये जो मैंने शेर पढ़ा है, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, ये नवाज शरीफ साहब के लिए। नवाज शरीफ साहब जिनको मुल्क से धक्के मारकर निकाला गया, जी बिल्कुल लिटरली धक्के मार के निकाला गया, उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया, उन पर ये भी इल्ज़ाम लगाया गया था कि उनकी जो इत्तेफाक फाउंड्री है वहाँ इंडियंस काम करते हैं और वो मुल्क के गद्दार हैं। उनको बारहा ताना दिया जाता था कि मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, और हमने बहुत दफ़ा ये ताने सुने उनके हवाले से। ना सिर्फ़ ये कि इमरान खान साहब ये नारे लगाते थे, बल्कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी ये नारे लगाए पाए गए हैं। और उन पर एक केस बनाया गया जो पनामा का था, लेकिन पनामा में कुछ निकला नहीं, तो अकामा का बहाना बनाकर उनको मुल्क बदर किया गया, उनको उनकी पार्टी की रुकनियत से ख़त्म उनकी की गई, और उनको ये भी उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई कि वो अपनी जो सदारत थी अपनी पार्टी की, वो हमेशा के लिए उनको छोड़नी पड़ी। और वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे ताहयात, लेकिन फिर हमने देखा कि कैसे कवानीन में तरमीम हुई, और उसके बाद ना सिर्फ वो अहल हुए इलेक्शन लड़ने के, बल्कि वो कौमी असम्बली का एक मेंबर बनकर आज उन्होंने हल्फ भी उठाया। तो यही बात मैंने शुरू में की थी कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। और ये 2014 में जब धरने हुए थे और हम सुनते थे इमरान खान के मुंह से, वो कहा करते थे कि मैं वजीर आजम, क्योंकि उस वक्त नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, वो कहते थे कि मैं वजीर आजम के गले में पटा डालकर उसको वज़ीर आज़म हाउस से बाहर घसीट कर निकालूँगा। और आज हमारे सामने है कि वही नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो नेशनल असेंबली के मेंबर हैं, उन्होंने आज हल्फ उठाया। उनके भाई जो हैं वो वज़ारत-ए-उज़्मा का कलमदान सँभालने लगे हैं, उनकी बेटी ने ऑलरेडी पंजाब के वज़ीर आला का जो ओहदा सँभाल लिया है। तो उनके तो घर में वज़ारत-ए-उज़्मा भी है, उनके घर में वज़ारत-ए-आला भी है, जो कि पंजाब एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। और उसके साथ-साथ जो रोल होगा नवाज़ शरीफ साहब का, वो उनको वज़ीर आज़म नहीं बनाया गया, जिसके कि बहुत ज़्यादा चांसेस थे और उनको उम्मीद भी थी, और ये कहते हैं कि ये उम्मीद दिलाकर उनको लाया गया था। लेकिन उसके बावजूद लगता ऐसे है कि नवाज़ शरीफ साहब ने जो है, जो उनका रोल है, वो नूरजहाँ वाला होने वाला है। नूरजहाँ, जी हाँ, मैं शहज़ादा सलीम की बीवी, मुग़लिया दौर की नूरजहाँ की बात कर रही हूँ, जो पीछे से बैठकर शहज़ादा सलीम को अ, हुकूमत चलाने के बारे में हदायत दिया करती थी, और ये तारीख़ में ये बातें रक़म है बहरहाल। और इसी तरह से लगता है कि नवाज़ शरीफ का साहब का भी एक नया रोल शुरू होने वाला है, जिसमें वो अपनी बेटी की पंजाब में मुआवनत करेंगे कि उसने कैसे एक अच्छा वज़ीर आला बनना है। क्योंकि बहुत सारे स्टैंडर्ड्स जो हैं, वो बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि नवाज़ शरीफ साहब ने भी बतौर वज़ीर आला, और फिर शहबाज शरीफ साहब की परफ़ॉर्मेंस और एडमिनिस्ट्रेशन तो ख़ैर काबिल ज़िक्र है कि उन्होंने बहुत सारे झंडे गाड़े हैं इस मामलात में। वो करप्शन और वग़ैरह की चीज़ें तो ख़ैर हैं ही, उसमें तो सबके हाथ माशाअल्लाह पीले हुए हुए हैं या नीले हुए हुए हैं, तो उस पे कभी फिर बात करेंगे। लेकिन बहरहाल इस वक़्त नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, उनकी सारी, वो कहते हैं ना, सारी उँगलियाँ घी में हैं। और यही बात वो है जो मैंने कही है कि बदलता है रंग आसमां कैसे-कैसे, लेकिन एक रंग है आसमान का जो बदलने का नाम ही नहीं लेता, और वो है पाकिस्तान की असेंबलियों की मुद्दत का पूरा होना। बहरहाल कुछ अरसे से जो हमारे मुक़तदरा हैं, जिनको, यानी कि जो एस्टेब्लिशमेंट है, पता नहीं उनको मुक़तदरा इसलिए कहा जाता है कि वो ताकत का जो सेंटर है पाकिस्तान में वही है। जो एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने एक नया पैटर्न इख्तियार किया हुआ है, और वो ये है कि वो असेंबलियों की मुद्दत तो पूरी होने देते हैं, क्योंकि क्योंकि लेटली उन्होंने ये इरादा किया है 2008 के बाद, जबकि डेमोक्रेसी की बाकायदा दाग मिल डाली गई पाकिस्तान में, और उन्होंने इरादा शायद उस इदारे ने ये किया था कि हम सिस्टम के अंदर रहते हुए इंटरवेंशन करेंगे। और फिर हमने देखा कि असल जो मोहरा होता है, निशाना जो होता है, गलत लफ्ज़ बोल बैठी हूँ मैं, असल निशाने पे होता है वज़ीर आज़म। और वज़ीर-ए-आज़म की मुद्दत पूरी नहीं होने दी जा रही। और वो 2008 के इलेक्शंस के बाद जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, तो उसमें भी हमने देखा कि स्विस अकाउंट के ख़त ना लिखने की पादाश में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जो है वो ओहदे से हटाया, उनकी जगह पे जो आजकल जो नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं राजा परवेज़ अशरफ, उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत आती है, फिर नवाज़ शरीफ साहब को 2017 में इसी तरह से, जो भी मैंने पहले बात की है, धक्के देकर ज़लील-ओ-ख्वार, असल में निकालते, एक तो होता है ना कि आप निकाल दें तो चले ठीक है, आपने अपनी ख्वाहिश का
ख्वाहिश पूरी कर ली, आपने अपना एजेंडा पूरा कर लिया, आपने अपना गोल पूरा कर लिया। लेकिन बदकिस्मती और शर्मिंदगी की बात ये है कि हर वज़ीर-ए-आज़म को ज़लील-ओ-ख्वार करके निकाला जाता है। बहरहाल नवाज़ शरीफ साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मुझे लगता है जो वज़ीर-ए-आज़म डट जाता है, जो खड़ा हो जाता है, जो डिफेंड करता है अपनी पोज़ीशन को, क्योंकि यूसुफ ज़रदारी साहब भी बिल्कुल नीवे-नीवे होके निकल गए थे, क्योंकि ज़रदारी साहब जो थे वो सदर थे उस वक़्त, और उन्होंने अपना सारा कुछ जो है वो कहते थे बस मैं सदर हूँ, और ही वाज़ अ डमी सदर, और लिटरली डमी सदर थे। और सारे वो तो बल्कि उनके बारे में आता है कि उनके पास जो भी आता था उसको जीएचक्यू भेज देते थे कि जाएँ, उन्होंने ही फैसले करने हैं, उन्हीं के पास जाएँ, और उन्होंने ज़्यादा मदाखलत भी नहीं की थी। उसके बावजूद मेमो गेट भी हुआ उनके ज़माने में। वो तो ख़ैर उसके मुशर्रफ की वज़ह से बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, क्योंकि मुशर्रफ को एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि मुशर्रफ की जो है वो उस पर वो किसी भी अदालत में पेश हो, उसके ऊपर कोई भी उँगली उठाई जाए, और उस जब उँगली उठाई गई, नवाज़ शरीफ साहब ने उसके उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा आर्टिकल 6 लगाया, तो फिर हमने देखा कि डॉन लीक्स भी हुई, फिर हमने देखा कि पैनामा भी हुआ, और फिर हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें हुई, और उसको सारे को फिर हमने धरने देखे, सबसे बड़ी बात ये। और उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब कुछ चलता किया, और वो बहुत ही उसमें इमरान खान साहब का एक बहुत बड़ा हाथ था, जिस तरह से अ, वो पूरा एक वो प्रोग्राम चलाया गया नवाज़ शरीफ साहब के अगेंस्ट, और उसके बाद वो निकाले गए वहाँ से। फिर हमने देखा कि इमरान खान साहब के साथ भी बिल्कुल वो तो बड़ी आन बान शान के साथ आए थे, बल्कि वो वन पेज जो था उसके बारे में कहा जाता था बड़ा बड़ा टफ और बड़ा रिज़िलिएंट किस्म का वन पेज है। बहरहाल वो वन पेज भी दूसरे वन पेज की तरह वो बहुत बुरी तरह फटा, और फिर हमने देखा कि इमरान खान साहब के साथ भी एग्ज़ैक्टली, क्योंकि इमरान खान साहब का भी आप देखें ना कि उन्होंने डिफेंड किया, उन्होंने अपनी पोज़ीशन को होल्ड किया, उन्होंने कहा कि नहीं मैं बात नहीं मानूँगा। हालाँकि अगर हम देखें कि जब इमरान खान साहब को निकाला गया था, जब उनके खिलाफ तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद आई थी, तो क्या था, उनके पास 2 वोट नहीं थे ना बस, और उनको सिर्फ़ वज़ारत-ए-उस्मा छोड़नी थी। उसके अलावा उनके पास पंजाब में भी हुकूमत थी, केपी में भी हुकूमत थी, बलूचिस्तान में भी उनकी मखलूत थी, और उसके बाद सेनेट में तो उनकी अक्सरियत थी ही थी। तो ही हैड नथिंग मच टू लूज़, लेकिन उसके बावजूद गवर्नेंस भी उस लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक स्टैंड लिया, और उन्होंने कहा कि नहीं, वो लोग जिनको मैं हमेशा चोर कहता आया हूँ, वो लोग जिनके खिलाफ मैंने एक पूरी तहरीक चलाई है इतने साल, मैं उनके साथ पार्लियामेंट में नहीं बैठूँगा। हम इसमें नहीं जाते कि वो गलत फैसला था या ठीक फैसला था। बहरहाल अगर आप मुझसे पूछें, मेरी राय लें, तो वो गलत फैसला ही था, क्योंकि उससे सिस्टम डिरेल हुआ, और उससे बहुत सारी कबाहतें हुई, और उससे बहुत सारी थर्ड फोर्स ने और ज़्यादा फ़ायदा उठाया चीज़ों को ख़राब करने में। बहरहाल उस तरह फिर हमने देखा कि किस तरह से रफ़्ता-रफ़्ता गलत फ़ैसले जो है वो इमरान खान साहब करते चले गए, क्योंकि फ़ैसला हो चुका था कि इलेक्शन नहीं होने टाइम पे, और इलेक्शन ही के लिए इमरान खान साहब की सारी जिद्दोजहद थी। वो बार-बार कहते थे इलेक्शन टाइम पे हो, उन्होंने अपनी असेंबलियाँ भी तोड़ दी, जो कुछ भी हमने देखा। जितनी भी असेंबलियों में वो थे, पंजाब की और केपी की, बहरहाल इलेक्शन तभी हुए जब इलेक्शन होने थे। तो अब असल में बात जो ज़हन में ये नहीं है, देखें कितनी बदकिस्मती है पाकिस्तान के साथ कि इस वक़्त सवाल हमारे ज़हनों में ये होना चाहिए कि क्या ये असेंबली परफ़ॉर्म करेगी? क्या ये लोग जो पुराने चेहरे हैं सारे, तकरीबन पुराने चेहरे हैं, पीटीआई के बहुत सारे नए चेहरे हैं, ये लोग पीटीआई के भी बहुत सारे चेहरे पहले काम कर चुके हैं, क्या ये वही लोग हैं? क्या ये परफ़ॉर्म करेंगे? क्या ये गुड गवर्नेंस के जिसके दावे करते हैं, वैसे दावे तो अब इतने ज़्यादा किए भी नहीं, उसको डिलीवर करेंगे? क्या पाकिस्तान को ये खुद मुख्तार मुल्क बनाएँगे, इन द सेंस कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान आईएमएफ के और मल्टीलैटरल जो बैंक्स हैं, उनके हाथों बिका हुआ है, क्योंकि हमारा तो बजट भी आईएमएफ बनाता है। तो क्या कोई ऐसा स्ट्रैटेजी इनके पास है, कोई ऐसा इकोनॉमिक प्लान, इकोनॉमिक मॉडल है कि पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो सके? क्योंकि सबसे बड़ा जो पटा डालना है, वो है उन लोगों की गर्दन पे जो टैक्स को इवेड करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जब तक अभी जो फिगर्स हैं वो ये है कि जीडीपी का 10% जो है वो टैक्स कलेक्ट होता है, बल्कि शायद उससे भी कम होता है, जो कुछ भी नहीं है, मिनिस्क्यूल है। तो जब तक अगर हम चाहते हैं कि हमारी टीचर्स अच्छा परफ़ॉर्म करें, हमारी गवर्नेंस अच्छी हो, हमारे स्कूल अच्छी तरह फ़ंक्शन करें, हमारा हेल्थ सेक्टर अच्छी तरह फ़ंक्शन करे, हमारा एजुकेशन सेक्टर जो है वो थ्राइव करे, और अगर हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ ह्यूमन
डेवलपमेंट के नए-नए मतलब हम उसको नई टारगेट्स को मीट करें, तो हमें अपना टैक्स नेट जो है, हम सबको टैक्स देना होगा। बहरहाल इसके ऊपर कितना काम हम करते हैं, अभी तक तो यही हो रहा है कि जितना भी, क्योंकि आईएमएफ जो रिफ़ॉर्म्स हमसे करवाता है, वो अजीबो-गरीब किस्म के रिफ़ॉर्म्स होते हैं। वो रिफ़ॉर्म सारे के सारे ऐसे होते हैं कि जिससे एक आम आदमी, एक आम पाकिस्तानी जो है, उसकी ज़िंदगी मज़ीद तंग होती है। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जब बढ़ते हैं, गैस के बिल्स जब बढ़ते हैं, तो जो ऑलरेडी इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ है, उसके चलते हुए परचेज़िंग पावर ऑलरेडी कम है, तो उसके चलते हुए जब इलेक्ट्रिसिटी और गैस के बिल्स, दूसरी यूटिलिटीज़ के बिल्स जब बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, तो हम जो बाइंग पावर है वो स्क्वीज़ कर जाती है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से फिर जो डेवलपमेंट के सारे इंडिकेटर्स हैं, वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। बहरहाल ये बड़ी अजीब बात है कि हम ये सोचें कि मुद्दत पूरी, क्या कोई वज़ीर-ए-आज़म अपनी मुद्दत पूरी करेगा, या हम ये सोचें कि क्या परफ़ॉर्मेंस के इंडिकेटर्स पूरे होंगे, ये अजीब अलमिया है। इसी के साथ हम अपनी दूसरी एक बहुत अहम खबर की तरफ जाते हैं, वो है गवादर की। देखिए, मुल्क तो बहुत टूटा हुआ है, कहते हुए भी बड़ी टूटा हुआ इस लिहाज से है कि अभी जब बात हो रही थी कि गवर्नेंस जो है, उसका बहुत बड़ा फुकदान है। गवादर में बलूचिस्तान में का इलाका है, जहाँ सीपैक को जिसका कहा जाता है कि गवादर जो था वो क्राउन है, ज्यूल है इन द क्राउन ऑफ सीपैक। बहरहाल वो कहाँ का ज्यूल, कहाँ का क्राउन, कुछ भी हमारे हत्थे तो कुछ भी नहीं आया। लेकिन वहाँ पिछले 29 घंटों से बारिश हो रही है और ये बेवक़्त की बारिश है। लेकिन वहाँ के लोग ये कहते हैं, बीबीसी की खबर भी है, कि कोई भी हुकूमती लोग उनके पास इमदाद के लिए नहीं पहुँचे। वो अपनी मदद आप से जो है वहाँ पानी निकाल रहे हैं, अपने घरों से ज़िंदगी को जो है वो नए सिरे से मतलब नए सिरे से तो हर वक़्त एक गुर्बत के मारे लोग अपनी ज़िंदगी शुरू कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ उनके घर भी टूटे हुए, कच्चे हैं, वहाँ सड़कें भी बनी हुई, वहाँ साफ़ पानी पीने का साफ़ पानी वैसे ही नहीं मिलता गवादर में। तो अब जब पानी का ये गंदा पानी है, तो उसकी वजह से उनको पीने का पानी हासिल करने में भी बहुत मुश्किलात का सामना है। बहरहाल कोई भी अभी तक उनकी इमदाद के लिए नहीं पहुँचा और वहाँ के हालात बहुत मख़दूश हैं। तीसरी जो खबर है, वो है आईएमएफ को इमरान खान साहब ने खत लिखा है। जी हाँ, आईएमएफ ने खत लिखा है, और को खत लिखा है इमरान खान साहब ने, और इमरान खान साहब ने उस खत में ये कहा है, आईएमएफ को याद करवाया है कि जी, जब आप लोगों ने पिछली ट्रेंच, जो इससे पहले जो ट्रेंच थी, दी थी पाकिस्तान को, तो आप इमरान खान आईएमएफ ने इमरान खान साहब को जाकर मिले थे, बिल्कुल उनका वफ़्द मिला था, और उस वक़्त ने ये कहा था कि हम जो आइंदा आने वाली हुकूमत है, जिसके पास प्रॉपर मैंडेट होगा, हम उसके साथ अगली ट्रांच के लिए बात करेंगे, ताकि वो रिफ़ॉर्म्स कर सके। यानी कहने का मकसद ये था कि हम ऐसी हुकूमत के साथ काम करेंगे जिसके पास मैंडेट होगा और वो रिफ़ॉर्म करने की पोज़ीशन में होंगे। और अपने आईएमएफ के खत में इमरान खान साहब ने यही रिकॉल करवाया है आईएमएफ को, और कहा है कि चूँकि जो मौजूदा हुकूमत है उसके पास मैंडेट नहीं है, ये रिग्ड इलेक्शन के थ्रू आई है, ये ज़बरदस्ती की हुकूमत है, इसलिए आप लोग अपना वादा निभाएँ और इनके साथ मुआहिदा ना करें। यानी जो आने वाला, जो अभी जो ट्रैच उनको पाकिस्तान को मिलनी है, वो उनको ना दें, यहाँ तक मतलब जब तक कि जो असल मैंडेट है जिनका, यानी कि पीटीआई का, उनको हुकूमत करने की तरफ दावत ना दी जाए, तब तक जो है वो इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और इसकी सपोर्ट में वो लेकर आए हैं मूडीज़ की रिपोर्ट आई है, और मूडीज़ की रिपोर्ट में भी उन्होंने जो इशारा दिया है, जो बात की है, उन्होंने कहा है कि जी, जो इस वक़्त जो हुकूमत है, उसके पास पब्लिक मैंडेट नहीं है, इट इज़ नॉट अ रिप्रेजेंटेशनल गवर्नमेंट। ये बिल्कुल वाज़ेह उन्होंने बात की है, और उन्होंने ये भी लिखा है मूडीज़ की रिपोर्ट में कि चूँकि ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है, इसलिए इनके इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा आईएमएफ की रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करना। बहरहाल ये खत, बहुत सारी तनकीद हो रही है इस खत पे कि जी, ये पाकिस्तान का मुआशी कत्ल करना चाहते हैं इमरान खान साहब। इमरान खान साहब जो है वो पाकिस्तान को डिग्रेड कर रहे हैं वगैरह-वगैरह, लेकिन इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान में रिगिंग हुई है, और वेस्ट चूँकि हर वक़्त बात करता है कि जी, डेमोक्रेसी को अपहोल्ड होना चाहिए, डेमोक्रेसी को डिरेल नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने इस तनाज़ुर में, और फिर आईएमएफ का जो वादे-वईद थे, उस तनाज़ुर में उन्होंने ये खत लिखा है। उसके बाद जी, हमारी जो तीसरी जो
जो चौथी अहम खबर है, वो है कि अफ़गानिस्तान के हवाले से। अफ़गानिस्तान में इस वक़्त अभी यूनाइटेड नेशन ने जेनीवा कन्वेंशन के तहत एक वहाँ मुज़ाकरात हो रहे हैं और उन्होंने यूनाइटेड नेशन ने बहुत तशवीश का इज़हार किया है कि अफ़गानिस्तान में ओपन एग्ज़ीक्यूशन हो रही है, यानी कि लोगों को जो सज़ाएँ दी जा रही हैं, वो स्टेडियम में लेकर जाकर अगर किसी ने कोई कत्ल किया है या किसी के ऊपर मर्डर का इल्ज़ाम है, तो उनको ओपन एग्ज़ीक्यूशन यानी उनको गोली मारी जा रही है। तो अब तक 3 से 4 लोगों को गोली मारी गई है, जिसमें कि उनके जो स्टेडियम है वहाँ क्राउड को इकट्ठा किया जाता है और फिर एक ख़ास रेंज से गोली मार के उन लोगों को जो कन्विक्टेड होते लोग हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर जो है उनका खुनज़ादा उसके कहने पर जो उन्होंने वर्डिक्ट दी होती है, क्योंकि वही उनके काज़ी भी हैं, तो वो उनको गोली से उड़ा दिया गया है। तो बहरहाल यूनाइटेड नेशन ने बहुत तहफ़्फ़ुज़ात का मुज़ाहरा किया है कि इस तरह की जो एग्ज़ीक्यूशन हो रही है अफ़गानिस्तान में, देखें अजीब बात है कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका 20 साल हुकूमत करके गया, एक किस्म की हुकूमत ही करके गया इनडायरेक्टली। उन्होंने उनकी आर्मी भी बनाई, उनकी पुलिस फ़ोर्स भी बनाई, इतना कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद उस पूरे मुल्क में जैसे ही अमेरिका गया है वहाँ जो और आई डोंट नो, हम लोगों ने इस्लाम को थोड़ा बहुत पढ़ा है, उसमें तो ख़ैर इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं है, स्टेट क्या इस तरह से एग्ज़ीक्यूशन करती है। मतलब ये तो हम लेकिन दुनिया के जो इंटरनेशनल लॉज़ हैं, जो इंटरनेशनल रूल्स हैं, वो तो इसकी ममानियत करते हैं और बिल्कुल ममानियत करनी चाहिए। उसकी वजह है क्योंकि जब तक आप जो अक्यूज़्ड होता है उसको जो ड्यू प्रोसेस का राइट देना चाहिए, उसको ड्यू प्रोसेस ताकि वो मतलब ये वाज़ेह हो कि क्या उसने वो गुनाह किया है या नहीं किया है या उसको इम्प्लीकेट किया गया है। बहरहाल अफ़गानिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं, औरतों की तालीम के हवाले से भी वो बिल्कुल स्क्वायर वन पे चला गया हुआ है, लेकिन अभी तक ना अमेरिका उसके हवाले से कोई बात कर रहा है, शायद इसलिए कि अमेरिका यूक्रेन में बिज़ी है, शायद अमेरिका गज़ा में बिज़ी है। और दुनिया यूनाइटेड नेशन बहुत इसके ऊपर बात कर भी रही है। अभी पिछले दिनों दोहा में भी एक कॉन्फ्रेंस रखी थी इनको बंदे का पुत्र बनाने के लिए अफ़गानियों को, लेकिन ये लोग गए ही नहीं उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। बहरहाल ये बड़ी तशवीश की बात है और मुझे ऐसे लग रहा है कि अगला जो इंटरनेशनल जो कॉन्फ्लिक्ट है और इंटरनेशनल जो ये सारी सिचुएशन है उसमें शायद अफ़गानिस्तान फिर से दोबारा उठ के आए, क्योंकि वहाँ से जो टेररिज़्म एमिनेट करती है वो फिर चाइना भी जाती है, वो पाकिस्तान भी आती है, वो इंडिया भी जाती है, उसके बहुत सारे जो है नेगेटिव असरात होते हैं। बहरहाल ये थी आज की हमारी जो मेन और अहम खबरें। जाते-जाते बस एक और ख़बर की तरफ मैं टच करूँगी कि इंडिया में बहुत सारे ट्विटर अकाउंट्स कर दिए गए हैं और उसकी वजह ये है कि मोदी सरकार जो है वो कहते हैं कि फार्मर प्रोटेस्ट जो चल रहा है उसके चलते हुए उन्होंने इस रिक्वेस्ट की थी एक्स को, जो फॉर्मर ट्विटर है, कि वो कुछ अकाउंट्स को जो डाउन किए वो इंडिया में डाउन किए, लेकिन दुनिया भर में वो अकाउंट्स चल रहे हैं और एक एक लड़ाई भी चल रही है ट्विटर की और मोदी गवर्नमेंट की, कि वो कहते हैं कि जी फ्रीडम ऑफ स्पीच पर बहुत ज़्यादा कदम लगाने की कोशिश करती है बीजेपी और उसके साथ बात करेंगे। लेकिन इसके साथ-साथ एक और खबर भी है, जाते-जाते मैं कर दूँ, कि कर्नाटका की असेंबली में कहते हैं कि जी पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नारे लगे, हालाँकि वो पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नारे नहीं लगे थे, बल्कि वो नासिर ज़िंदाबाद के नारे लगे थे। वहाँ की राज्यसभा के जो एक मेंबर है मुसलमान और वो जीते थे, तो बीजेपी ने, क्योंकि वो कांग्रेस के हैं, तो बीजेपी ने उसको बिल्कुल ट्विस्ट करके कहा दिया कि जी ये पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नारे हैं और ये बात बहरहाल रिपोर्टर्स ने भी इसको कहा, रद्द किया है और सबने रिजेक्ट किया है और वीडियोज़ जो है वो डॉक्टरेट की गई हैं। तो पता नहीं क्यों पाकिस्तान का बार-बार नाम लेकर इंडिया जो है वो अपने इलेक्शंस पाकिस्तान बीजेपी जो है वो अपने इलेक्शंस को चार चाँद लगाने की हमेशा कोशिश करता है। बहरहाल इसी के साथ हम आज का व्लॉग यही यहीं तक था, यही खबरें थी। फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।